नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज सुबह दो लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे। पहले हेमंत बिश्व शर्मा, क्योंकि उन्होंने दो वादे किए थे। पहला, आसाम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे। जिस तरीके से पोलिंग हुई है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है या कहे एनडीए में दिखाई दे रहा है, उससे यह साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी शायद पिछली बार से, यानी एनडीए शायद पिछली बार से अपनी टैली बेहतर करती आसाम में नजर आ रही है। खैर, ये तो जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन पता लगेगा, लेकिन कम से कम कॉन्फिडेंस उसी तरफ दर्शा रहा है। उस पर भी चर्चा करेंगे आखिर में। और दूसरा, हेमंत बिश्व शर्मा ने जो दूसरा वादा किया था कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, कि उनका पवन पेड़ा बनाऊंगा, यानी कि कांग्रेस में राहुल गांधी की जलेबी के बाद, उसकी अपार सफलता के बाद कांग्रेस में एक और मिठाई का प्रत्यार्पण होने जा रहा है, वो है पेड़ा, जो बनाएंगे हेमंता पवन खेड़ा का। कम से कम जो पुलिस जिस तरीके से लगी है, जिस तरीके से कोर्ट में आसाम के वकील साहब बहस कर रहे हैं, संभावनाएं कम है कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील भी इस बार गिरफ्तारी से शायद बचा पाए। उस पर पूरी चर्चा करेंगे और किस तरीके से जिस चीज के लिए पवन खेड़ा फंसे हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने वही गलती तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर दोहरा दी है, फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और वो पकड़े गए। उस पर भी चर्चा होगी। और जो दूसरा सबसे खुश कोई होगा तो वो है सुप्रिया सिनेत, क्योंकि पवन खेड़ा के होते हुए वो उनके बॉस है एक तरीके से हायरार्की में, उसी डिपार्टमेंट में। तो पवन खेड़ा के होते हुए सुप्रिया सिनेत राज्यसभा नहीं जा पाएंगी, क्योंकि पहला नंबर तो पवन खेड़ा का लगेगा, क्योंकि उनकी तपस्या ज्यादा पुरानी, ज्यादा बड़ी है। तो अगर पवन खेड़ा रास्ते से हट जाते हैं तो निश्चित तौर पर जाएंगी, नहीं जाएंगी वो अलग बात है। एक दोबारा राउंड आने वाला है राज्यसभा चुनावों का, तो संभावना यह है कि सुप्रिया सिनेत का शायद नंबर लग जाए। अगर पवन खेड़ा गुवाहाटी की पुलिस की सेवाओं का फायदा उठाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका नंबर लग सकता है। खैर, अब बात पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा ने हेमंत बिश्व शर्मा की जो वाइफ है रिंकी भुयान शर्मा, उनके ऊपर आरोप लगाए कि उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। 2 के पासपोर्ट है, एक का गोल्डन वीजा है, जो कि निश्चित तौर पर हर तरीके से फर्जी पाया गया। जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए उसी में डिस्क्रिपेंसी थी। उसके बाद सभी देशों की एजेंसीज ने, एम्बेसीज ने यह कह दिया कि भैया इस तरह का डॉक्यूमेंट हमारे यहां से नहीं निकला है, यह हमने जारी नहीं किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि व्योमिंग राज्य अमेरिका में उनकी 52,000 करोड़ की कंपनी है, जो भी दावा फर्जी निकला उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से 48 से 72 घंटे पहले वो बनी थी। उसी को लेकर एफआईआर रिंकी भुयान शर्मा ने बीएनएस की धारा 175, 35, 318 में उनके खिलाफ की थी, यानी कि मानहानि, जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक धमकी। इन 5-6 चीजों को लेकर 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें सजा 2 साल से 10 साल की बैठती है। यानी किसी धारा में 2 साल है, किसी में 10 साल है, तो मिला के आप समझ जाइए अगर ये हो जाता है तो क्या होगा। खैर, इसी से बचने के लिए देखिए अब तक क्या हो रहा था, अमित शाह या नरेंद्र मोदी से ये लोग पंगा ले रहे थे। अब वो लोग हैं सज्जन, थोड़ी पुरानी पीढ़ी का है। जैसे कहा जाता है ना कि भैया पहले अटल आडवाणी बहुत हार्डलाइनर लगते थे, अब जब मोदी और अमित शाह आ गए तो वो थोड़े से मॉडरेट लगने लगे, ये हार्डलाइनर हो गए। अब जब हेमंता और योगी आ गए हैं तो ये मॉडरेट लगने लगे हैं और ये हार्डलाइनर हो गए हैं। तो इन्हें ये लग रहा था कि भैया जैसे अमित शाह और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें छोड़ देते हैं कुछ भी कहकर, लगभग 100-150 गालियां जो इन्होंने दी है, तो भैया यहां पर भी बच जाएंगे। वहां पर पवन खेड़ा बल्कि छाती ठोक के कह रहे थे कि भैया एफआईआर अभी दर्ज करो, 48 घंटे क्यों, अभी करिए, चैलेंज दे रहे थे। अब हेमंता ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही चैलेंज एक्सेप्ट किया, जैसे ही पुलिस पहुंच गई गिरफ्तारी करने के लिए दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, और उसमें दिल्ली पुलिस भी जुड़ गई, तो ये भाई साहब भागे भागे एक एंटीसिपेटरी बेल इन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में लगा दी। उसके बाद वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। उन्हें लगा कि कहीं मामला खराब ना हो जाए वहां पर, क्योंकि पुलिस ने जब इनके दिल्ली के निजामुद्दीन वाले घर पर छापा मारा तो बकौल खुद पवन खेड़ा, पुलिस वहां से एक लैपटॉप लेकर आई है, एक फोन लेकर आई है, एक आईपैड लेकर आई है और पेन ड्राइव लेकर आई है। और पुलिस ने हाई कोर्ट के अंदर यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस है उन पेन ड्राइव्स के अंदर। अगर पुलिस लिखित में कोर्ट के अंदर ये दे रही है, जो जानकारी मीडिया के सामने से आ रही है, तो निश्चित तौर पर पुलिस के पास कुछ ना कुछ इंक्रीमेटिंग या कहें जिसमें पवन खेड़ा को दिक्कत हो सकती है, ऐसे सबूत उनके पास है।
तो पवन खेड़ा ने उससे बचने के लिए एक एंटीसिपेटरी बेल ये होती है कि भैया गिरफ्तारी से बचने के लिए, एक तो है गिरफ्तार हो गए उसके बाद आपको जमानत मिलेगी, यह है अग्रिम जमानत, यानी गिरफ्तारी से बचने के लिए आप अग्रिम जमानत लगाते हैं, एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं। तो वो लगा दी इन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये गुवाहाटी से दिल्ली भागे। जब इन्हें लगा भैया दिल्ली में बचने की संभावना कम है, इन्हें जानकारी मिली कि दिल्ली पुलिस जो अक्सर शिथिल रहती है इस बार शायद गिरफ्तारी कर सकती है, तो ये हैदराबाद भाग गए अपने ससुराल। अब जैसे ही वही वहां पहुंचते हैं, हैदराबाद पुलिस वहां भी, माफ कीजिएगा, गुवाहाटी की पुलिस या असम की पुलिस वहां भी पहुंच जाती है, तो ये वहां एक एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं। इनके वकील होते हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो लीगल सेल के वकील हैं, एडवोकेट पोन्नम अशोक गौड़ और अभिषेक मनु सिंह भी, यूजुअल सस्पेक्ट। इसीलिए राज्यसभा भेजा गया है कि भैया ऐसे ऐसे जो लोग हैं। दरअसल इस पूरे केस में हुआ यह है कि राहुल गांधी ने एक गलत नंबर डायल कर दिया, जिसे कहते हैं हेमंता बिश्व शर्मा। जब राहुल गांधी को यह लगा कि नंबर गलत डायल हो गया है, तो भाई साहब ने वो रिसीवर पकड़ा दिया पवन खेड़ा को कि भैया तू सुन ले अब इस कॉल को। अब पवन खेड़ा को यह समझ नहीं आ रहा कि वो रिसीवर रखे तो रखे कहां, उस रिसीवर का क्या करें। यह स्थिति आज के समय में है। अब उसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी को लगाया गया कि आपको बताना है कि इस रिसीवर का करना क्या है, इसलिए वो कोर्ट में चले गए। अब जब ये कोर्ट में गए तो इन्होंने कहा कि भैया जो ये एफआईआर दर्ज हुई है ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हुई। पहली बात तो आप ये बताइए कि भैया इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा कहां है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने एक नहीं दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दिल्ली में करी, उसके बाद गुवाहाटी में करी। उसमें आपने स्पष्ट रूप से कहा कि भैया हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, हमारे साथ के लोगों ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए हैं और वो एक तरीके से गारंटी ले रहे हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट दिए, उसके एवज में पुलिस आपसे ये पूछ रही है कि भैया हमें ये तो बताओ ये डॉक्यूमेंट आए कहां से, और आप भाग गए। इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा कहां है। आप ये कह रहे हैं कि हेमंता बिश्व शर्मा आचार संहिता लगी हुई है, उस दौरान हमारी गिरफ्तारी करा रही है। कोर्ट में दलीलें हैं ये। पुलिस ने ये कहा, आसाम के वकील साहब ने ये कहा कि भैया एक एफआईआर दर्ज हुई, उसमें पुलिस एक्शन ले रही है, इसमें मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की कोई बात ही नहीं आती है। हेमंता बिश्व शर्मा ने तो हमें नहीं कहा गिरफ्तारी करो, एक केस है, एक नॉर्मल रोजाना जैसा केस है, फाइल हुआ, पुलिस उस पर एक्शन ले रही है। कोर्ट, अगर चुनाव हो रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है पुलिस अपना काम करना छोड़ देगी, अपराधियों को पकड़ना छोड़ देगी, जालसाजी को इन्वेस्टिगेट करना छोड़ देगी, वो तो करेगी अपना काम। तो एक नॉर्मल केस की तरह हम उसको परस्यू कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और जो इनके वकील साहब थे, जो दूसरे वकील साहब थे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाले, उन्होंने कहा हमारे पास एफआईआर की कॉपी नहीं पहुंची है, पवन खेड़ा को एफआईआर की कॉपी नहीं दी है। तो भैया पहला सवाल यह है कि एफआईआर की कॉपी रिसीव करने के लिए आपके रेजिडेंस पर ही भेजी जाएगी। निजामुद्दीन वाले रेजिडेंस पे कोई अवेलेबल नहीं था उसको एफआईआर की कॉपी को रिसीव करने के लिए। जब वो एफआईआर की कॉपी देने के लिए बंजारा हिल हैदराबाद में पहुंचते हैं, तो वहां की सारी जो पुलिस है वो कॉर्डन ऑफ कर देती है, घर को बिल्कुल सील कर देती है। तो एफआईआर की कॉपी दें तो दें कैसे। आपका कौन वकील है ये तब तक कोई जानकारी थी नहीं, अब कोर्ट के माध्यम से हो सकता है आपके वकील को वो पहुंचा दी जाए। तो जो उनका तर्क था वो भी वहां धराशायी हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, तो इसलिए गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। देखिए एक भाई साहब, आपने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की बीवी के ऊपर ही आरोप लगाए हैं कि उसके पास 3-3 पासपोर्ट हैं और आपके पास उसके सबूत हैं, तो पुलिस निश्चित तौर पर आपसे पूछताछ करेगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। अगर सही में मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट सही हैं, तो भी तो गलत है ना। तो ऐसे मुख्यमंत्री और उनकी बीवी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उसकी जानकारी पुलिस को होनी चाहिए। और वो जानकारी जब होगी जब आप उन्हें सबूत देंगे, और वो जब देंगे जब वो आपसे पूछताछ करेंगे। तो भैया उसके लिए पूछताछ तो होगी। अगर डॉक्यूमेंट फर्जी हैं तो फिर आपको हिरासत में भी लिया जाएगा। तो आप डर क्यों रहे हैं। और ये बात कही असम पुलिस के वकील ने, एडवोकेट जनरल ने, कि भैया भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि पवन खेड़ा को ले जाएंगे चौराहे पे, जो ईरान वीरान में होता है ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा तो नहीं होना। ज्यादा होगा थाने में बैठेंगे, पूछताछ होगी, डॉक्यूमेंट सही होंगे तो एक्शन होगा, नहीं होंगे तो आप पे एक्शन होगा। तो डरना क्या है। और आपके पास तो बड़ी बड़ी लीगल टीम है, सब कुछ है। तो यहां पर भी जो लगातार तर्क दिए जा रहे थे वो विफल हो रहे थे।
लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। दरअसल हो यह रहा है कि इन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत जो तेलंगाना हाई कोर्ट में लगाई है, बहस शुरू वहां से होती है कि जब ये पिटीशन लगाई जाती है कि हमें जमानत दी जाए, हमें गिरफ्तारी से अलग रखा जाए, हमारी गिरफ्तारी ना हो, तो असम पुलिस के जो वकील साहब थे, जो एडवोकेट जनरल थे असम के, उन्होंने कहा सबसे पहले तो इस याचिका की वैधता पर ही सवाल उठता है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ एंटीसिपेटरी बेल पर ही सवाल उठता है कि जो ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो याचिका लगाई गई है, क्या वो याचिका सही में सही भी है या नहीं। क्योंकि जब आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई याचिका लगाते हैं किसी हाई कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए 3 लीगल ग्राउंड है जिसके आधार पर वो याचिका लगाई जा सकती है। और वो ये है कि देखिए, पहली बात तो उसके जो 3 कारण ये है कि पहली जो एंटीसिपेटरी बेल लगा रहा है भैया, वो तेलंगाना का तो रहने वाला नहीं है, क्योंकि जो केस फाइल हुआ है वो असम में फाइल हुआ है, और जो तेलंगाना की हाई कोर्ट है उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन असम बनता नहीं है, वो तेलंगाना बनता है। यानी तेलंगाना हाई कोर्ट असम में हुई घटना या असम में जो केस फाइल हुआ है उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकती। उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रहा है वो दिल्ली का रहने वाला है, निजामुद्दीन एरिया का, वो तेलंगाना में नहीं पड़ता। तो तेलंगाना हाई कोर्ट किस आधार पर जो ये एंटीसिपेटरी बेल है उसको एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि वो तेलंगाना का नागरिक नहीं है। दूसरा, केस आसाम में हुआ है, यानी नागरिक भी रहने वाला नहीं है, केस भी तेलंगाना का नहीं है, तो तेलंगाना किस आधार पर तेलंगाना हाई कोर्ट ये जो एंटीसिपेटरी बेल है, अग्रिम जमानत है, इसकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद जो तीसरा है, ये सबसे हास्यास्पद है। मतलब इस चीज के लिए इस व्यक्ति पर जिन धाराओं में असम में फाइल हुआ है ना एफआईआर, उसी में तेलंगाना में होना चाहिए। भाई साहब ने यह कहा कि मैं रहने वाला तेलंगाना का ही हूं, मैं इसके लिए सबूत दे सकता हूं, और मैंने अपनी आधार कार्ड की जो डॉक्यूमेंट है वो आपके समक्ष रखे हैं जज साहब। तो उसमें जो असम के वकील साहब होते हैं वो ये कहते हैं कि जज साहब एक बार उठाकर देखिए, जो आगे का हिस्सा है आधार कार्ड का, आधार कार्ड प्रोवाइड कराया गया, उसमें सारी डिटेल पवन खेड़ा की है, आधार कार्ड नंबर, नाम, सब कुछ। जैसे ही आप उस डॉक्यूमेंट को पलटेंगे तो आधार कार्ड नंबर में मिसमैच है, और पीछे का डॉक्यूमेंट उनकी पत्नी कोटा नीलिमा का है। यानी भाई साहब ने जो आधार कार्ड अपने रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर दिया तेलंगाना हाई कोर्ट में, वो डॉक्यूमेंट ही फर्जी है, वो आधार कार्ड ही फर्जी है। आगे से कुछ, पीछे से कुछ, आगे से अपना नाम, अपना आधार कार्ड, पीछे मिसमैच, वो बीवी का लगा दिया। फिर वकील साहब कहने लगे, अरे साहब वो गलती हो गई है, ये ऐसा है वैसा है। अब भैया प्रभावशाली वकील है तो थोड़ा जज साहब भी देखिए, ह्यूमन नेचर है, मैं किसी की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन हाँ समय दिया जाता है। ठीक है, आप बड़ी पर्सनैलिटी हैं, पवन खेड़ा भी देखिए कितना ही ट्रोल करें कुछ है, लेकिन हाँ पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता तो हैं, वकील साहब भी हैं, तो कई बार जज साहब उसके लिए थोड़ा सा लूज हैंड देते हैं। सिस्टम है, इसी तरीके से चलता है, मैं किसी पर्टिकुलर जज पे सवाल नहीं उठा रहा। उसके बाद जो बहस थी अग्रिम जमानत से, वो ट्रांजिट बेल पर चली गई। ट्रांजिट बेल यानी कि जो पवन खेड़ा, अब बात उस पर नहीं रही, क्योंकि तीनों ग्राउंड पे किसी भी तरीके से पवन खेड़ा एंटीसिपेटरी बेल तेलंगाना हाई कोर्ट में नहीं लगा सकते। अब बात चली जाती है ट्रांजिट बेल पर, यानी पवन खेड़ा जब तक गुवाहाटी हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल नहीं करेंगे, तब तक के लिए उनकी गिरफ्तारी एक तरीके से तेलंगाना हाई कोर्ट ये कहती है कि गिरफ्तारी नहीं, वो ट्रांजिट बेल होती है एक तरीके से। अब उसमें भी 3 कंडीशन है। पहली, रेसिडेंस जो है यानी जो लगाने वाला है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का हो, वो तो नहीं है, आधार कार्ड फर्जी, दिल्ली का रहने वाला है, तो वो ट्रांजिट बेल के लिए भी लागू नहीं होता उन पे। दूसरा, उसे ये डर हो कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो असम पुलिस ये तो नहीं कह रही गिरफ्तारी हो जाएगी, वो तो ये कह रही है हम पूछताछ करना चाह रहे, एफआईआर की कॉपी देना चाह रहे। अब तक तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें गिरफ्तार ही करना है साहब। तीसरा, कि रीजनेबल ग्राउंड हो कि एप्रोप्रिएट कोर्ट में हम क्यों एंटीसिपेटरी बेल नहीं फाइल कर पा रहे, कोई कारण हो कि जैसा आप कोर्ट बंद है, रास्ते में कर्फ्यू लगा हुआ है, ऑनलाइन हम पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, कुछ ऐसा जेन्युइन कारण कि हम गुवाहाटी हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे, वो भी कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर ना अग्रिम जमानत का केस बनता है, ना ट्रांजिट बेल का केस बनता है।
फर्जी डॉक्यूमेंट आपने और लगा दिया है। तो यहां से जो पवन खेड़ा है, जो कहा था हेमंत बिश्व शर्मा ने कि खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा, तो कम से कम अभी तक उन्होंने वो जो खोया होता है ना, उससे ही तो बनता है, खोया और मीठे से, तो वो दोनों चीजें तो निकाल ली हैं। हम जल्दी उन्हें मिला के अच्छे से तो रोल करके, अच्छा कोई थोड़ा गोल वाला खाता है, कोई थोड़ा चपटा खाता है, कोई थोड़ा ज्यादा भून के खाता है, थोड़ा हो जाता है ना रेड रेड सा, कुछ उस तरह का टेस्ट लेके खाता है। पेड़े की भी अलग अलग किस्में हैं। तो अब ये देखते हैं हेमंता को किस तरह का पसंद आता है। तो कम से कम पवन खेड़ा फंसते निश्चित तौर पर नजर आ रहे हैं। इसीलिए तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसके लिए आज के लिए इसका फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए जेम्स ऑफ जुडिशरी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन अगर एक परफेक्ट केस सिनेरियो हो, एक बिल्कुल आदर्श सोसाइटी हो, तो उसमें ना एंटिसिपेटरी बेल बनती है ना ट्रांजिट बेल बनती है। क्या होगा वो कोर्ट के विवेक पे है, जज साहब जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, वो हमें सर मान्य है। खैर, इस बीच एक और चीज हो गई, एक फर्जी खबर आ गई कि भैया एक फर्जी लेटर चलने लगा कि जो मोहन भागवत जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हैं कि भैया मैं बड़ा परेशान हूं, जो हेमंत बिश्व शर्मा पे सवाल उठ रहे हैं उसके लिए एक लेटर लिखा कि हम बड़े परेशान हैं, ये गलत हो रहा है आपकी पार्टी में। पता लगा वो लेटर भी फर्जी है। कांग्रेस और उसके समर्थक हैंडल जिस तरीके से उसे प्रोपोगेट कर रहे थे, अब जल्दी ही वो भी उसमें फंसते नजर आएंगे। तो खेड़ा साहब डबल ब्लंडर तो कर चुके। कांग्रेसियों ने जाकर, एक तो कुल्हाड़ी पे पैर मारना होता है, कुल्हाड़ी पे जा कूदे, ये स्थिति है। और इस बीच प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि भैया वो शेमलेस अटैक है कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा पर, बड़ी परेशानी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मॉरल अथॉरिटी अपनी खो चुका है जो सीएम, वो ये सब कर रहा है। हास्यास्पद है। लेकिन इसमें एक सवाल है, सब लोग कह रहे हैं पवन खेड़ा के साथ गलत हो रहा है, मतलब जो एक आम जेनरिक भाषा होती है राजनीति में, वो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, जयराम रमेश से लेकर और प्रियंका गांधी तक। लेकिन दो सवाल हैं। राहुल गांधी ने अब तक पवन खेड़ा पे चुप्पी साधी हुई है, तो क्या पवन खेड़ा को वो रिसीवर पकड़ा कर कहीं बहुत ही दूर भाग गया है क्या वो व्यक्ति? क्योंकि जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा ने ये कहा कि भैया इसके तार राहुल गांधी तक जुड़ते हैं, और दूसरा पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए अब तक किसी कांग्रेसी ने उसे वैलिडेट नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि पवन खेड़ा के आरोप सही हैं। हाँ, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी करने का तरीका गलत है, पवन खेड़ा को पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, वो सब बोल रहे हैं। लेकिन पवन खेड़ा ने जो 3 पासपोर्ट दिखाए, जो कंपनी बताई, वो कोई ये नहीं कह रहा कि वो सही है। इसका मतलब सबको पता है कि वो गलत है। गलत छत्ते में हाथ डाल दिया खेड़ा साहब ने। खैर, इसमें जो भी होगा वो तो बताऊंगा ही। साथ ही जिस तरीके से असम में वोटिंग हुई है, लगभग 85% की वोटिंग हुई है, उसके बाद जिस तरीके से आश्वस्त हेमंत बिश्व शर्मा दिखाई दे रहे हैं, तो लगता है कि कमोबेश स्थिति बेहतर ही रहेगी। अभी 85-90 से ऊपर सीट लग रही है। कोई ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल नहीं है आसाम में बीजेपी के लिए। बाकी क्या होगा वो तो 4 तारीख को पता लगेगा। बंगाल में क्या होगा वो भी पता लगेगा। लेकिन बंगाल में भी क्या ममता बनर्जी का इस बार केजरीवाल हो जाएगा, उसकी संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता। उस पर भी कोशिश करूंगा एक एपिसोड लेकर आऊं। लेकिन फिलहाल खेड़ा साहब का पेड़ा बनना हेमंता के शब्द में निश्चित सा लग रहा है। बाकी जो होगा वो भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।